Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing amazing. I am amazing too. In case if you're not amazing, it's fine. You're just having a bad day maybe, and I will try to make your day better a little bit because मैं बहुत सारी बकवास करती हूँ, लेकिन आज मैं काम की बात करने के लिए आई हूँ. सो ये वीडियो होने वाली है जो कि मेरे को सारे डीएम्स आ रहे हैं. आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ लोग मेरे पे इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं मेरे पे, ये बोल के, ओह यू सेड यू आर गोइंग टू रिप्लाई टू एवरीवन. आई नेवर सेड दैट आई एम गोइंग टू रिप्लाई टू एवरीवन. आई सेड आई विल ट्राई, जो कि मैंने ट्राई किया है. अगर आप उनमें से हो जिनको मैंने रिप्लाई किया, बट अगर मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आए हुए हैं, सॉरी डीएम्स अगर मेरे पास इतने सारे आए हुए हैं, तो मेरे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा टाइम जाता है सबका मैसेजेस का रिस्पॉन्ड करने के लिए, क्योंकि वो पहले तो अपना वो बताते हैं, थोड़ा सा बैक स्टोरी बताते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चंस पूछते हैं. तो मेरे से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था. आई एम सो सॉरी अगर मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया तो. बट मैंने आपके सारे डीएम्स देखे हैं और मैंने उसमें एक प्रॉपर लिस्ट बनाई है सारे क्वेश्चंस की जो आप लोग जानना चाहते हो. और ये जो वीडियो है ये इट्स ओनली अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू जर्मन लैंग्वेज. और मेरे को लगता है कि ये उन लोगों के लिए भी अप्रोप्रिएट हो सकती है अगर आप यूरोप के किसी भी अदर पार्ट के अंदर हो, क्योंकि अगर आप किसी भी ऐसी कंट्री के अंदर हो जहाँ पे इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज, ऑल्सो योर नेटिव लैंग्वेज. ऑफकोर्स कहाँ इंडियन लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, बाहर नहीं बोली जाती है, सॉरी अननेसेसरी. तो इस वीडियो के अंदर मैंने जो टॉपिक्स कवर करे हैं वो मैंने एक लर्निंग प्रोसेस बताया है अपना जर्मन लैंग्वेज के बारे में. सेकंड मैंने इसमें थोड़ा सा ये डाला है कि यहाँ पे जॉब मार्केट कैसी है, क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं अगर आपको जर्मन नहीं आती है, तो कितनी जर्मन लैंग्वेज कितने फील्ड के अंदर इनफ है, और कौन कौन सी ऐसी फील्ड के अंदर जर्मन लैंग्वेज मस्ट है जो आपको आनी ही होगी, अदरवाइज इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. एंड अगर आपके पास इसमें अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना जो मैं कवर नहीं कर पाती हूँ, तो प्लीज मेरे को नीचे लिख देना. प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे लिए इजी होता है, उसके अंदर मेरे को सारे कमेंट साथ में दिखते हैं, तो मैं फटाफट से नोट डाउन कर सकती हूँ. डीएम्स में मेरे को खोलना एक एक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए. तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है प्लीज राइट मी ओवर हियर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू सेंट मी. So first of all, we are going to talk about what? We are going to talk about my learning process of German. The first question is, how did you learn the German language, and did you start learning German after moving to Germany, or did you already have some knowledge from India? तो मैंने जर्मन लैंग्वेज यहाँ आने से पहले सीखी थी. यहाँ पे मैंने कोई जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखी है. मैंने जितनी भी C1 लेवल तक जो जर्मन करी है वो मैंने सारी इंडिया से करी है, और मैंने खुद से कुछ नहीं किया है. मैंने एक प्रॉपर कोर्स लिया था जर्मन करने के लिए, जिसके अंदर मैंने जैसे क्लासेस होती हैं, प्रॉपर क्लासेस, प्रॉपर एग्जाम्स, प्रॉपर स्केड्यूल, सब कुछ. तो टू आंसर योर क्वेश्चन, आई डिड लर्न द जर्मन लैंग्वेज थ्रू अ जर्मन लैंग्वेज स्कूल, but not by myself. Second question is, from where did you learn the German language? I learned German language from Goethe Institute, Max Muller Bhavan, New Delhi. I'm also going to put the link in the description in case if you want to search this institute. मेरा जो वहाँ का एक्सपीरियंस है बहुत 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 अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है. मैंने वहाँ से ही अपनी जितनी भी लेवल्स है सारी वहीं से करी हैं. मैंने वहाँ पे एग्ज़ाम्स दिए हैं, वहीं के मेरे पास सर्टिफिकेट हैं. और एक्चुअली ग्योथे इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये एक ऑफिशियल इंस्टीट्यूट, जर्मन इंस्टीट्यूट है. अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे भी आप इसकी क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हो इन केस इफ़ यू वांट टू. और आपके जो जर्मन सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पे भी वैलिड हैं, या फिर अगर आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देना है उस इंस्टीट्यूट का तो आप दे सकते हो, क्योंकि वो यहीं से वो हुआ हुआ है. अगर आपको वहाँ कभी भी जर्मन सीखनी है तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, चुम्मेश्वरी एक्सपीरियंस. Was it necessary? No. Again, unnecessary stuff. The third question is, what's the cost of these courses and how do we get enrolled? तो जो कोर्स की फीस है वो थोड़ी सी हाई है. हर लेवल की जो फीस है वो आपकी 30,000 के अराउंड होती है. अभी मैंने करंटली चेक किया है विच इज़ 28,500. और
मैंने जैसे सुपर इंटेंसिव कोर्स किया था, तो इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेज होते हैं आपकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली। एक होता है सुपर इंटेंसिव कोर्स, जो कि मैंने किया था। ये 5 टाइम्स इन अ वीक आपको वहां पे जाना पड़ता है 2.5 आवर्स के लिए। मैंने मंडे टू फ्राइडे 2.5 आवर्स के लिए मैं वहां पे जाती थी। इवनिंग बैच था मेरा, और डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं। आप अपना बैच अपने आप चूज कर सकते हो, ऑफ कोर्स अगर आपने रजिस्ट्रेशन टाइम से किया है तो, और अगर आप वेटिंग लिस्ट में ज्यादा नीचे नहीं हो ऑफ कोर्स तभी। तो मेरे को हर लेवल करने में 3 महीने लगे। तो जैसे कि मैंने अगर जनवरी से स्टार्ट किया है तो जनवरी, फरवरी, मार्च के एंड में एग्जाम्स होते हैं और उसके बाद आप दूसरे लेवल पे चले जाते हो। लेकिन आप अगर सुपर इंटेंसिव कोर्स नहीं कर सकते हो तो उनके पास इंटेंसिव कोर्स भी होते हैं, जिसके अंदर आप सिर्फ सैटरडे संडे जाते हो, और सैटरडे संडे को 5-6 आवर्स की क्लासेस होती है, तो फिर वो उतना ही टाइम ड्यूरेशन जो है वो कवर हो जाता है। या फिर आप 6 मंथ्स का कोर्स कर सकते हो जिसमें सिर्फ सैटरडे संडे क्लासेस होती है बट शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, या फिर आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो। और मतलब डिफरेंट डिफरेंट उनके कोर्सेज हैं। मैं रिकमेंड करूंगी सुपर इंटेंसिव, क्योंकि उसके अंदर अगर आप डेली किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होता है, और फिर उसमें आपकी स्किल्स जो है वो ज्यादा इंप्रूव होती हैं, आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर पाते हो, अच्छा रहता है मेरे अकॉर्डिंगली। और मैं ऑल्सो रिकमेंड करूंगी कि वहां पे इन पर्सन क्लासेस लेने का। ऑनलाइन क्लासेस का मेरे को ज्यादा अच्छा नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने A1, A2 एंड B1 तीनों ऑनलाइन तीनों इन पर्सन करी थी। उसके बाद कोविड आ गया था, तो मेरी B2 से जितनी भी क्लासेस थी वो सारी ऑनलाइन हुई थी, और ऑनलाइन के अंदर मेरी स्पीकिंग स्किल्स बहुत 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 ज्यादा अफेक्ट हुई थी, जिसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे। मेरी स्पीकिंग स्किल्स ज्यादा खराब हो गई थी टू बी ऑनेस्ट। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है। अब हाँ, हम कोर्सेज की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो आपके 30,000 जो है वो तो नॉर्मली कोर्स में चले जाते हैं। उसके बाद जब आप एग्जाम के लिए रजिस्टर करते हो उसके लिए आपको अलग से फीस देनी पड़ती है। हर कोर्स के बाद में एक एग्जाम होता है जो आपको देना पड़ता है हर लेवल का, ताकि आप दूसरे लेवल पे जा सको जैसे स्कूल में होता है। लेकिन आपके एग्जाम की फीस जो होती है वो अराउंड 6,000 कुछ होती है। जब मैंने किया था, प्लीज आप अपडेशन के लिए फिर से चेक कर लेना कि वो अपडेट हुई है नहीं हुई है, ये मैं अपना बता रही हूँ। और बुक्स जो हैं आपकी आती हैं 3,500 4,000 के करीब में आती है आपकी बुक्स। तो आप ये लगा लो कि 40,000 रुपीज आपका एक लेवल क्रॉस करने में लग जाते हैं अगर आपको वहां से करना है। तो देखो, मैं अपना रिकमेंडेशन दे रही हूँ कि आप वहां से करो, क्योंकि मैंने वहां से पढ़ाई करी है, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि है थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, आप वहां पे ट्राई कर सकते हो। ऑफकोर्स आप में एक विल होनी चाहिए पढ़ने की। वही होता है ना, पढ़ने वाला बच्चा तो कहीं भी पढ़ लेता है, गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ ही लेता है, तो आप कहीं और पे भी पढ़ सकते हो। बट मेरे को आइडिया नहीं है बाकी इंस्टीट्यूट्स का, क्योंकि मैंने कभी रिसर्च नहीं किया इस चीज के बारे में। हाउ डू वी गेट एनरोल्ड इन दीज कोर्सेज? इन कोर्सेज के अंदर एक आपका एनरोलमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि रजिस्ट्रेशन अभी मैंने चेक किया था बैंगलोर के अंदर, तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 2 सितंबर। मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ 3 सितंबर को, तो मैं आज ही अपलोड कर दूंगी इसको। तो आप देख लेना, आप चेक कर लेना कि अगर वो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं तो आप फिल कर सकते हो फॉर्म, या फिर ईमेल भेज सकते हो। वो अगर आप उनके पास भर जाता है तो फिर वो आपको वेटिंग लिस्ट के अंदर भी रखते हैं, तो वेटिंग लिस्ट के अंदर भी चांसेस होते हैं अगर किसी को नहीं लेना तो आप उसके अंदर जा सकते हो। मेरे को लगता है कि A1 लेवल के अंदर ही रजिस्ट्रेशन डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर आप न्यू कमर होते हो, और आपको जैसे स्कूल एडमिशन के अंदर स्कूल में एडमिशन लेना है, तो फिर ऑफ कोर्स डिफिकल्ट होता है उस टाइम पे अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली। बाकी दूसरे अगर आप लेवल से ऊपर जा रहे हो तो वो तो ईजी होता है। फर्स्ट बैच जो होता है वो सेकंड में चला जाता है, सेकंड जो होता है वो थर्ड में चला जाता है, तो वो ईजी हो जाता है। लेकिन ये वाला आप उनकी वेबसाइट्स पे चेक करो। मैं वेबसाइट जो है वो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां पे जाके चेक कर लेना। अपनी सिटी के अकॉर्डिंग चेक करना, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है ये डिफरेंट सिटीज के अंदर है। मैंने न्यू दिल्ली से किया था, बैंगलोर, कोलकाता, गुड़गांव, चेन्नई, ये सारी जगह पे है ये, तो आप अपनी सिटी के अकॉर्डिंगली कर सकते हो। और अगर आप दूसरी कंट्री से देख रहे हो तो प्लीज़ ऑफ कोर्स अगर आपका वहाँ पे भी ये कोर्स है, मेरे को पता नहीं है उसके बारे में, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। देन और सॉरी,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रजिस्ट्रेशन टाइम से करो, क्योंकि इतनी जल्दी सीट्स जाती हैं, इतनी ज़्यादा जल्दी सीट्स जाती हैं। ये मत सोचोगे मैं शाम को कर दूंगी, मैं रात को कर दूंगी। अगर रजिस्ट्रेशन अभी खुला है और अगर आपको अपना डिज़ायर्ड बैच टाइमिंग चाहिए तो आप एज सुन एज पॉसिबल, लाइक बी द फर्स्ट कमर। The fourth question is, what resources or course material did you use to learn German apart from course books? तो जो कोर्स बुक्स होती हैं वो ऑलरेडी वेरी सफिशेंट होती हैं, क्योंकि उसके अंदर CD वगैरह भी होता है, और एक कोर्स बुक होती है, एक प्रैक्टिस बुक होती है, वो गैप बुक भी आती है उसके अंदर। बट मैंने क्योंकि जर्मन के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी थी, क्योंकि मुझे जर्मन सीखनी थी, तो मैंने लाइब्रेरीज के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करा था। बाकी छोटे छोटे बुक्स होती हैं, जैसे किड्स सेक्शन से जो आपको बुक लेनी होती हैं, और वो आपको वैसे जब पढ़ाते हैं ना वहाँ पे, तो आपको किड्स की तरह ही बिहेव करते हैं आपके साथ स्टार्टिंग में, तो क्योंकि वो आपको ABCD सॉन्ग सिखाते हैं, और आपको वो गाना होता है, और छोटे छोटे गेम्स होते हैं, उनके साथ खेलना होता है, वो आपको मूवी दिखाते हैं। तो इसीलिए मैं ये बोलूँगी कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं और सारी चीज़ें करवाते हैं। इनफैक्ट जो बुक्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा चाइल्डिश, थोड़ी सी वैसी होती हैं। तो अगर आपको वैसे अगर बुक्स का ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है ना, तो उनके पास ना PDF भी आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, PDF फॉर्म में भी बुक्स होंगी। मैं वो लिंक नहीं प्रोवाइड कर सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप उन वेबसाइट्स को, इलीगल है उन वेबसाइट्स में से कुछ भी डाउनलोड करना है, कुछ भी करना, तो वो आप अपने आप देख लेना, इंडिया के अंदर सर्च कर लेना, बहुत सारा आई एम श्योर 100% श्योर कि वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। बट बुक खरीदने में ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि उसमें वो प्रिंट इतना अच्छा होता है, फिर आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पिक्चर्स से सीखते हो वहाँ पे। तो स्टार्टिंग में A1 A2 में तो बुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंगली। बट अगर आप, ऑफ कोर्स आप पे डिपेंड करता है अगर आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो व्हाट आर दी अदर कोर्स बुक्स विच आई यूज्ड और द मटेरियल, एक ऐप है डॉइचे वेले, मैं उसका नाम नीचे डालूंगी। ये एक वेबसाइट भी है और एक ऐप भी है। वैसे तो ये लोग जो हैं, एक सेकेंड मेरे को विंडो बंद करने की आनी पड़ेगी, इन्होंने गार्डनिंग स्टार्ट कर दिया है। ये कोई टाइम होता है गार्डनिंग स्टार्ट करने का? ओके, सो आई एम बैक नाउ। मैं ये बोल रही थी आपको कि डॉइचे वेले करके एक ऐप है, जो कि वेबसाइट भी है। वैसे तो ये लोग न्यूज़ भी बनाते हैं, बट इनके पास ना बहुत अच्छी बेसिक जर्मन लेवल्स की वीडियोस ये अपलोड करते हैं। वेरी नाइस टू इम्प्रूव योर कॉन्वर्सेशनल स्किल्स। लिसनिंग में आपको हेल्प करता है, ग्रामर में आपको हेल्प करता है, बोलने में आपको हेल्प करता है। वेरी नाइस। तो मैंने वो यूज़ किया था। बाकी आई वॉज अ लाइब्रेरी फ्रीक, मैं लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स इशू करती थी, जो कि एक और एडवांटेज है। अगर आप ग्योथे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो तो फिर आप उनकी लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट अब उनको लेंड करो और उनको पढ़ो। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उन्होंने मेरे को स्पॉन्सर किया हुआ है, इतनी तारीफ कर रही हूँ मैं उनकी। 200 सब्सक्राइबर के साथ कौन मेरे को स्पॉन्सर करेगा। The fifth question is, how long did it take you to reach the C1 level in German? मैंने स्टार्ट किया था नवंबर 2019 के अंदर। मेरा जो कोर्स एंड हुआ था वो था मई 2021। तो अप्रॉक्स 1.5 ईयर्स लगे ये करने के अंदर, C1 लेवल तक पहुंचने के लिए। और जैसे कि आगे जाके ना ये लेवल्स डिवाइड भी हो जाती हैं, जैसे A1 A2 B1 B2.1 B2.2 C1.1 C1.2। तो B2.1 भी 3 मंथ्स की होती है, B2.2 भी 3 मंथ्स की होती है, विच मीन्स आपको B2 करने में ही 6 मंथ्स लग जाते हैं। तो इसलिए मेरे को 1.5 ईयर्स लगे थे, और मैंने कंटिन्यूस किया है विदाउट एनी ब्रेक। मैंने कोई बीच में ब्रेक नहीं लिया। इन केस इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट ईजी टू रीच द C1 लेवल इन जर्मन? इस क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे करूं? देखो, कोई भी लैंग्वेज सीखोगे डिफिकल्ट तो होती है। जर्मन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज मैं बोलना चाहूंगी, बिकॉज ऑफ द ग्रामर दे यूज। और डिफिकल्ट तो था, बट वही है, अगर आप सही टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो ईजी है। अगर आप नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप अगर क्लासेस मिस कर रहे हो,
तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक दिन की क्लास मिस करना भी बहुत ज़्यादा बड़ी डील हो जाती है, क्योंकि वो आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर के बारे में बताते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में। वो आप एक दिन मिस कर देते हो तो आप एक पार्ट बिल्कुल पीछे चले जाते हो। डिफिकल्ट है, बट बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की जर्मन है भी बहुत अच्छी। मैं यहाँ पे देखती हूँ कुछ इंडियंस हैं, अमेजिंग जर्मन स्किल्स, लगता ही नहीं है कि ये जर्मन नहीं है। तो ऐसे मत सोचो कि डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा डिटर्मिनेशन, थोड़ा सा डिसिप्लिन तो होना पड़ेगा इसके अंदर, कि अगर आपको होमवर्क दिया गया है तो आप होमवर्क करो ही करो। अगर आप एक दिन होमवर्क स्किप करोगे, वो आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, तब आपको डाउट्स नहीं आएंगे, नेक्स्ट डे डाउट्स नहीं आएंगे तो आप स्किप करने लग जाओगे। तो आप प्लीज़ डिसिप्लिन और थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करके रखें, और आप 100% जर्मन सीख सकते हैं। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर मैंने जो लिखा हुआ है, वो मैंने लिखा हुआ है कि मैंने आपको बताया कि ग्योथे इंस्टीट्यूट यहाँ पे भी है और इंडिया में भी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार हमें तो फिर जर्मनी में आके करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे जो फीस है, सेम कोर्स मटेरियल, सेम बुक्स, सेम स्ट्रक्चर पढ़ाने का, लेकिन जो फीस है, उस फीस के अंदर जो डिफरेंस है वो 5 टाइम्स हायर है यहाँ पे फीस। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि इंडिया से करके आओ। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये भी होता है कि जब आप जर्मन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, आपको इनिशियल डेज के अंदर कुछ ना कुछ तो ट्रांसलेशन चाहिए ही ना, कि कोई आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके बता दे। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप इंग्लिश से ट्रांसलेट नहीं कर पाते हो, तो मेरे लिए तो ये हेल्पफुल था कि वहाँ के जो टीचर्स हैं थोड़ा बहुत वो आपको जर्मन हिंदी से रिलेट करके बताती थी, तो आपको समझ में आता था कि अच्छा ओ इसका मतलब ये है। तो अगर आप यहाँ पे सीखोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है अगर आपको इनिशियल डेज के अंदर कोई भी वो ट्रांसलेट करके ना बता पाए। ये स्किल्स सिर्फ बेबीज के अंदर ही होती हैं, उनका ना ज़्यादा माइंड डेवलप हो रहा होता है कि उनको कुछ भी नहीं आता, बट फिर भी वो किसी भी तरीके की लैंग्वेज सीख लेते हैं। अगर आप उनसे 3 लैंग्वेज में बात करोगे तो वो 3 लैंग्वेज सीख लेंगे, 4 लैंग्वेज में बात करोगे तो 4 लैंग्वेज सीख लेंगे। लेकिन अडल्टहुड के अंदर आपको थोड़ा सा तो ट्रांसलेशन की हेल्प मिलनी ही होगी, ठीक है। अब ये सारी बातें हो गई, अब हम बात करेंगे जर्मन प्रोफिशिएंसी की फ्रॉम अकेडमिक एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड क्वेश्चन है। द फर्स्ट वन is A1 level German proficiency enough for admission to a public university for a master's program taught in English? Yes, it is. English taught program के अंदर अगर आप कभी वंडर करोगे कि वो आपको फिर भी A1 level क्यों मांगते हैं, वो आपको इसलिए मांगते हैं ताकि आप बेसिक जर्मन आपको आते हो यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। तो अगर आप मेरे से ये पूछो कि वो इनफ है या नहीं, मुझे और सीखनी चाहिए, और सीखोगे आपका एडवांटेज है, उतनी सीख के आओगे। अगर उसमें कोई भी डिसएडवांटेज है तो वो भी आपका ही है। पढ़ाई के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर वो इंग्लिश टॉट है तो सारे जो प्रोफेसर्स होंगे वो इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। और वो आपको एक फ्री कोर्स भी देते हैं जर्मन लैंग्वेज के अंदर, जहाँ पे आप जर्मन सीख सकते हो। बट ऑफ कोर्स वो इतना डिटेल्ड नहीं होता, वंस इन अ वीक होता है, आप इतना नहीं कर पाते हो उसके अंदर। बट स्टिल अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये प्रॉब्लम्स आपको बाद में आ सकती हैं। मेरे साथ यही था, मैंने तो C1 लेवल कर ली थी, बट फिर भी जो मेरा कोर्स था वो इंग्लिश टॉट था। क्लासरूम में कभी दिक्कत नहीं हुई, सारे इंटरनेशनल लोग थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सब इंटरनेशनल थे। आउट ऑफ 50 सिर्फ 2 जर्मन लोग थे, बाकी 48 पीपल जो थे वो इंटरनेशनल्स थे। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब कॉलेज ख़त्म होता है तब आती है प्रॉब्लम, तो इस चीज़ की वजह से। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, A1 लेवल जर्मन प्रोफिशिएंसी इज sufficient from that point of view, but not sufficient from other point of view. Second question, can I apply directly to a German firm without having German language proficiency or a German college degree? Yes, it is possible. Of course, it is possible. If you are an international person, you can directly apply. अगर आप बहुत ज़्यादा qualified हो अपनी field के अंदर, तो उनको ये डायरेक्ट ब्लू कार्ड ऐसे ही प्रोवाइड होता है। ब्लू कार्ड का मतलब यही होता है कि वर्क परमिट प्रोवाइड करना उन एक्सेप्शनल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को जो कि इनकी कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। और इन केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लू कार्ड ही मिलता है आपको, तभी वो आपको बाहर से यहाँ बुलाते हैं।
थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट ऐसी कुछ फील्ड्स जैसे कि आईटी या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन सब फील्ड्स के अंदर लिटिल बिट ईजियर बट स्टिल very difficult to get placed directly without having a German university degree or German level proficiency. Next question, where do you usually face problems if you don't know the language? पहली प्रॉब्लम आती है जब आप कहीं पे भी बाहर कोई भी साइन वगैरह देखते हो, सारी अनाउंसमेंट ट्रांसपोर्ट के अंदर, बसेस के अंदर जो नेम्स लिखे होते हैं सब कुछ जर्मन के अंदर होते हैं, वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है। सेकंड दिक्कत आती है जब आप शॉपिंग करने जाते हो, ग्रोसरीज लेने जाते हो, नॉर्मल डे टू डे कॉन्वर्सेशंस चोर्स के अंदर इन्वॉल्व होते हो, वहाँ पे नॉर्मली लोग जर्मन ही बोलते हैं, आपको नहीं समझ में आता। फिर ऐसा होता है जब आप अपने लोगों से मिलने जाते हो, ऐसे फ्रेंड्स वगैरह में, तो ऐसा कभी कभी हो रहा होता है कि आपको इतना डम फील होता है उन कॉन्वर्सेशंस के अंदर बैठना, और आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कर क्या रही हूँ, कोई तो मेरा इनपुट है नहीं इन कॉन्वर्सेशंस के अंदर, सब लोग जर्मन बोल रहे हैं, इतना बोर हो जाते हो। तो मतलब ये वाली इस साइड में है, आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा इफेक्ट आता है अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो। सेकंड चीज़, जब आपको पार्ट टाइम करनी होती है, क्योंकि अगर आप पार्ट टाइम करोगे कहाँ करोगे, जैसे मैंने पार्ट टाइम करी थी होटल के अंदर, ब्रेकफास्ट सर्विस के अंदर, वहाँ पे मेरे को कस्टमर्स जो आते हैं, जो नॉर्मल पीपल आते हैं, उनके साथ मेरे को जर्मन में बात करनी होती है। अगर मैं आपको उनको कुछ भी सर्व करूँगी, मेरे को जर्मन में रिप्लाई करना है। वो अगर कोई भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो मेरे को जर्मन में रिप्लाई करना है। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी पार्ट टाइम है जिसके अंदर आपको बोलना है, या फिर कोई भी बैक एंड के अंदर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, फिर आती है आपको ऑफ कोर्स आवर फेवरेट टॉपिक, जॉब अपॉर्चुनिटीज। आप ऑलरेडी एक लेवल या फिर 2 लेवल डाउन चले जाते हो अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है, और जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी 60% ऑफ जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि वो जर्मन के अंदर होती हैं, और सिर्फ 40% होता है। फिर 40% के अंदर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो प्रेफर भी उनको करते हैं जिनको जर्मन भी आती है। ऑफ कोर्स अगर एक कैंडिडेट है जो मेरे को बोल रहा है कि मैं इंग्लिश के अंदर प्रोफिशिएंट हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग जॉब है, बट क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज़, अगर जर्मनी के अंदर एक कंपनी सेटल्ड है तो ऐसा तो होगा नहीं कि सारे लोग इंटरनेशनल हैं, कुछ जर्मन लोग भी होंगे। तो नॉर्मली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, इवन दो अगर वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश होती है, वो अपने आप में जर्मन बोलते हैं, तो वो ऑफ कोर्स एक ऐसे एप्लीकेंट को लेंगे जिसको इंग्लिश भी आती हो, जर्मन भी आती हो, तो फिर भी आप वहाँ पे थोड़ा सा आपका लेवल जो है, थोड़ा सा आप लेस कंपेटिटिव एरिया के अंदर आ जाते हो इन कंपेयर टू अदर एप्लीकेंट्स। So what is the job situation like for someone with C1 level German proficiency? Is it still difficult to find a job despite reaching this level? ये मेरा केस था जो कि मैंने उसमें डाला हुआ था कि मेरी C1 लेवल है, उसके बाद भी मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, आपने देखा ही होगा अगर आपने वो रील देखी है तो। यस। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर थोड़ा सा डिटेल्ड वे में करना चाहूँगी, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन भी है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपको जर्मन नहीं आती है, और या फिर जर्मन बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पे आती है, तो आपका काम चल जाएगा और आपको इजीली जॉब मिलने के चांसेस हैं इंग्लिश जॉब पोजीशंस के अंदर। सबसे पहले द मोस्ट डिमांडेड आईटी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसके अंदर क्योंकि कोडिंग वगैरह होती है ना, तो इसके अंदर मेनली आप का जो काम होता है वो इंग्लिश के अंदर होता है। तो अगर आपको जर्मन सिर्फ A1 लेवल तक आती है, बहुत सारी ऐसी इंग्लिश अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से आपको इस फील्ड के अंदर इंग्लिश में काम करना या फिर विदाउट जर्मन प्रोफिशिएंसी काम करना सबसे इजी है। ऐसे मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे, जो लोग डेटा साइंस या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह से रिलेटेड है, वो मुझसे पूछना चाह रहे थे कि क्या स्कोप है जॉब मार्केट का यहाँ पे। तो अगर आप हो और आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो आई थिंक आपके लिए थोड़ा सा ईजी है। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हो और इस फील्ड के अंदर काम करना चाहते हो तो आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर यू। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के अंदर जैसे अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह साइड फील्ड के अंदर हो तो भी आपके लिए थोड़ा सा इजी है, क्योंकि ये जो कार ऑटोमोबाइल्स कंपनीज होती हैं, BMW, पोर्शे, ये सारे लोग भी इन इंग्लिश स्पीकिंग पोजीशंस के लिए हायर करते हैं,
और आपके लिए इजी होगा अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड हो। फिर हो गया रिसर्च एंड एकेडमिया, अगर आप यहाँ पे टीचिंग करना चाहते हो तो ऑल द यूनिवर्सिटीज़, सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो थोड़ा बहुत तो जिनके अंदर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स होते हैं, तो अगर आप टीचिंग लाइन के अंदर जाना चाहते हो और आप इंग्लिश में पढ़ा सकते हो तो वेरी नाइस। बहुत सारे ऐसे PhD प्रोग्राम्स भी हैं जो इंग्लिश के अंदर हैं। तो फिर है फाइनेंस एंड बैंकिंग, बहुत सारे थोड़े बहुत ऐसे लार्ज मल्टी इंटरनेशनल बैंक्स हैं जो कि यहाँ पे सिचुएटेड हैं, तो अगर आप उनमें फाइनेंस की फील्ड में या फिर बैंकिंग फील्ड के अंदर काम करना चाहते हो तो भी बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल एक N26 करके बैंक है, वो ऑनलाइन ही एग्जिस्ट करता है, बट वो जर्मनी में भी है, बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके एनरोल्ड है, बट उनका प्रॉपर सारा फंक्शनिंग वगैरह सब कुछ इंग्लिश के अंदर है। तो जैसे कि ये हो गया। ऑल्सो अगर आपके रोल पे भी डिपेंड करता है ना कि आप कौन से रोल में हो, बट मैं आपको सिर्फ एक जेनरिक आइडिया दे रही हूँ कि कौन कौन सी फील्ड में मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब पोजिशंस की अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़्यादा है। फिर अब हम बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसके अंदर आपको जर्मन आनी ही आनी होगी, वरना बहुत डिफिकल्ट है। सबसे पहले मेरी फील्ड जो कि है लीगल। अगर आप लीगल फील्ड से रिलेटेड हो और आपका इंटरनेशनल लॉ नहीं है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप आर्बिट्रेशन के अंदर काम करना चाहते हो, आप कोर्ट्स के अंदर काम करना चाहते हो, एज ए लॉयर प्रैक्टिस करना चाहते हो, 100% आपको जर्मन आनी ही होगी, वरना आप इनके जो स्टेट एग्जाम्स जो होते हैं वो भी नहीं दे सकते हो। तो बट जैसे कि मैंने इंटरनेशनल लॉ किया था उसके अंदर थोड़ा सा आपके पास लेवरेज है क्योंकि आपने इंटरनेशनल लॉ किया है, आप एज अ इंटरनेशनल लॉयर काम करते हो, एडवाइस करते हो, तो वहाँ पे इंग्लिश चल जाती है, बट उसमें भी जर्मन आपको आनी होती है। सेकंड चीज़ है हेल्थ केयर एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स, 110% अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहते हो, डजेंट मैटर इफ यू आर अ डेंटिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, आपको जर्मन आनी ही होगी। क्योंकि पॉइंट भी है ना, अगर आप एक कहाँ पे काम करोगे, आप या तो फिर नॉर्मल जो लोकल पीपल हैं उनके साथ डील करोगे, या फिर आप एक हॉस्पिटल के अंदर काम करोगे, तो वहाँ पे तो लोकल जो लैंग्वेज है वो जर्मन ही है, तो आपको तो जर्मन आनी ही आनी होगी। तो ये क्वेश्चन भी उन लोगों के लिए इसका आंसर है, ये जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर कैसे कर सकते हैं। फिर है ह्यूमन रिसोर्स पोजीशंस के अंदर भी अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको जर्मन प्रोफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा करना होता है, आपको एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करने होते हैं, उनको सपोर्ट करना होता है, जिसके लिए ऑफ कोर्स जर्मन के अंदर बात करेंगे। तो वो फील्ड हो गई। फिर आप पब्लिक सेक्टर या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जॉब पोजीशन के लिए करना चाहते हो तो ये तो ऑब्वियस है, तो वहाँ पे तो आपको जर्मन चाहिए ही चाहिए। और एक है इवेंट मैनेजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस, ये किसी ने मुझसे स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा था कि मैं इवेंट मैनेजमेंट करना चाहती हूँ तो उसके अंदर मेरे को जर्मन चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी। ऑफ कोर्स इफ़ यू आर मैनेजिंग समथिंग you need to interact with more and more people. Yes, there may be internationals, but then there will be local. For example, इवेंट मैनेजमेंट के अंदर ये होता है आपको डिफरेंट क्लाइंट्स या फिर डिफरेंट कंपनीज के साथ इन टच आना होता है। तो हो सकता है आपकी कंपनी की जो वर्किंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, बट बाकी कंपनीज की जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो उनकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको हो सकती है। इसीलिए उस फील्ड के अंदर भी जर्मन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरी साइड से एक इनपुट था। इसको मैंने जो भी आपको बोला है, मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं करती हूँ कि मैं जो भी बोल रही हूँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ऑफ कोर्स मैंने अपनी रिसर्च करी है, बट आप अपनी खुद की रिसर्च भी करो, आप खुद का देखो, आपकी अगर ये फील्ड के बारे में, मैंने जिस भी फील्ड के बारे में बोला है, अगर आप उस फील्ड से रिलेटेड हो तो आप खुद की भी रिसर्च करो इस चीज़ के बारे में, और उसके बाद ही आप अपना कोई भी डिसीजन बनाओ। बाकी कुछ चंद लोगों के लिए ये मैसेज है, आप ये मत भूलो मैं आप में से ही थी। 2 महीने पहले मैं आपकी जगह थी, जब मैं बोल रही हूँ यार मेरी जॉब लगवा दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं HR हूँ। यार लोग मेरे को अपने रिज्यूमे भेज रहे हैं, मेरे को पता नहीं ये कौन सा नया ऑप्शन है जिसके अंदर आप अपॉइंटमेंट सेंड कर सकते हो। किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे अपॉइंटमेंट सेंड करी है जो मैं एक्सेप्ट करूँ ताकि मैं उनसे बात कर सकूँ उनके क्वेश्चंस आंसर करने के लिए। वाओ अमेजिंग। तो वो मेरे को, यार मैं कंसर्न समझ सकते हो, ठीक है, एवरीबडी इज ईगर, सबको जॉब चाहिए, बट प्लीज़ ये समझो कि मैं कोई रिक्रूटर नहीं हूँ, मैं आपका
रिज्यूमे चेक करना, मेरा खुद तो रिज्यूमे इतनी मुश्किल से किसी ने मेरे को हायर किया है, मैं आपका कहाँ से रिज्यूमे चेक कर दूँ? मैं आपको ऑफकोर्स ये बता सकती हूँ कि मैंने क्या गलती करी है, क्या नहीं करी है। तो प्लीज़ 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 जो लोग मेरे को ये बोल रहे हैं कि यार हमारा रेफरल लगा दो, हमारा ये कर दो, इंडिया में बैठे हैं, कह रहे हैं कोई बात नहीं हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये बेफालतू की बातें आप मेरे से ना करें। और अपना रिज्यूमे प्लीज़ मेरे को ना भेजें, या फिर आप मेरे से ये सब ना बोलें कि अपना रिज्यूमे भेज दो, आप मेरा चेक कर दो। आपके को मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया है एक लिंक जो रिव्यू करते हैं रिज्यूमेज या सीवी, आप प्लीज़ उनका सपोर्ट लें। मैं इस डिस्क्रिप्शन में फिर से डाल दूंगी। अच्छे फ्री, मेरे को उन्होंने अगेन कोई स्पॉन्सर नहीं किया हुआ, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया है। तो प्लीज़ यही मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि आप कृपया करके मेरे को रिक्रूटर ना समझें, और अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, फॉर दैट यू आर वेरी वेरी वेलकम, बट प्लीज़, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ और ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ। और आई होप कि आपका दिन बहुत ही शुभ रहे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।